नाज़रीन वाकई डॉलर खत्म हो गया है, डॉलर का खात्मा हो गया है। तो रुको जरा, सब्र करो। पूरी दुनिया में जो माशी तबाही लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान जाहिर है उससे बचा हुआ नहीं है। आपको मुल्क में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। इसमें वो ममालिक हैं जो कि ब्रिक्स के फाउंडर ममालिक हैं। ब्रिक्स बेसिकली ब्राजील, रशिया, ईरान। क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? ब्राजील, रशिया, ईरान, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, और चाइना और साउथ अफ्रीका। इन ममालिक ने एक तंजीम बनाई थी ब्रिक्स के नाम से, और फैसला ये किया था कि हम डॉलर पर इन्हिसार नहीं करेंगे, हम आपसी ट्रेड जो है वो अपनी अपनी करेंसीज में करेंगे। ये आपके साथ चाइना है, आपके साथ रशिया है, आपके साथ टर्की है, आपके साथ सऊदी अरब है, आपके साथ यूएई, आपके साथ ईरान है, अफगानिस्तान के साथ आप नेगोशिएट। हमें कोई बदमाशी लेने की जरूरत ही नहीं है आईएमएफ की और यूरोप की और अमेरिका की। उनका दौर गुजर गया, वो अब माजी का हिस्सा बन चुका। पाकिस्तान की सारी इकोनॉमिक्स इस वक्त दो इदारे कंट्रोल कर रहे हैं, एक आईएमएफ, दूसरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आईएमएफ एक माशी दहशतगर्दी का इदारा है, अजीत कुमार डोवल है, टीटीपी है इकोनॉमिक्स का। उसका मकसद मुल्कों को ठीक करना नहीं होता, उसका मकसद होता है मुल्कों को माशी दहशतगर्दी के जरिए मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर देना। आपने कोरोना के दौर में देखा कि जो पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगाए गए वो पाकिस्तान में भी लगे। जो पाकिस्तान में 1-2 करोड़ नौकरियां पाकिस्तान में लोगों की जाया हुई, कारोबार बंद हो गए, तबाह बर्बाद कर दिया लोगों की मईशत और इकोनॉमी को। ये सब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हुक्म पर किया गया था और इमरान की हुकूमत ने सब कुछ नाफिज किया था, जबकि कोई जरूरत नहीं थी उनकी। और दूसरी तबाही जो पाकिस्तान में इमरान के दौर से ही पर्टिकुलरली खास तौर पर इस वक्त शुरू हुई, वो पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर आईएमएफ के हवाले कर देना था। इन्होंने जो आईएमएफ से मुआहदे किए, इस वक्त जो पाकिस्तान की पूरी मईशत है टेक्निकली वो आईएमएफ कंट्रोल कर रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और तमाम शराइत जो पूरे पाकिस्तान में जो कुछ आप देख रहे हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ाना, बिजली का रेट बढ़ाना, कहां कहां पे टैक्सेस लगाना, किन किन लोगों पर सख्तियां करना, ये बात मेरी समझ से बालातर है, क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान ने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया हुआ है कि हम भी ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। ब्रिक्स याद रहे कि इकनॉमिक फोरम है, उसमें इकनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा है, क्योंकि ब्रिक्स के ही कॉन्टेक्स्ट में न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बना हुआ है, फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भी बना हुआ है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि ग्लोबल साउथ की भी नुमाइंदगी करता है। लेकिन पाकिस्तान का ना होना मेरे लिए बड़े ताज्जुब की बात है, क्योंकि चीन हमारा वहाँ जो असल स्पिरिट है आप कह लीजिए ब्रिक्स की, वो वहाँ मौजूद है, और चीन के होते हुए हम वहाँ पे ना हों तो ये हमारे लिए मैं समझता हूँ कि एक सेटबैक तो है। लोग इसको माने ना माने, लेकिन ये सेटबैक ज़रूर है। हमें यहाँ ज़रूर मौजूद होना चाहिए था। हम क्यों नहीं हैं, अल्लाह वाला, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। गेस वर्क ही कर सकते हैं, शायद भारत ने कुछ उठाया हो कि जी हम कभी भी पाकिस्तान को एकोमोडेट नहीं करेंगे, तो ये एक वजह हो सकती है। इस वक्त 159 कंट्रीज इसका हिस्सा बन चुके हैं, इंक्लूडिंग टर्की, इंडिया, पाकिस्तान भी बनने जा रहा है। अब जनाब इन्होंने किया ये, रशिया में ब्रिक्स का इजलास हो रहा था, उसमें फैसला ये हुआ कि हम डॉलर की बजाय अपना करेंसी नोट निकालते हैं। ये पहला डिज़ाइन जिस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है नाजरीन, ये उस करेंसी का नया नोट है। जितने भी ब्रिक्स ममालिक हैं वो आज के बाद इसमें तिजारत किया करेंगे। सोचिए 195 कंट्रीज में से 159 ममालिक अगर इस करेंसी में ट्रेड करते हैं तो डॉलर का क्या हाल होगा। और अगर डॉलर नीचे आता है नाजरीन तो अमेरिका खत्म है। अमेरिका के पास और ताकत है ही क्या? मिलिट्री पावर तो चाइना के पास भी बहुत है, मिलिट्री पावर तो रूस के पास भी बहुत है, ईरान भी अब बहुत मजबूत हो गया है, पाकिस्तान, इंडिया भी बहुत मजबूत है मिलिट्री के हवाले से, तो और अमेरिका के पास क्या है? तो नाज़रीन यहीं से अंदाजा कीजिए कि ये करेंसी नोट जो है बहुत जल्द इसको लॉन्च, इसका तारुफ था, इसका इंट्रोडक्शन कराया गया, अब इसका तारुफ जो है उसके बाद इसको लॉन्च किया जाएगा। ये ब्रिक्स का करेंसी नोट है बेसिकली। इस ब्रिक्स फोरम की अब बहुत ज़्यादा अहमियत है, और जब इनके एलामिया भी जारी होते हैं तो उस पर बड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। तो जो एलामिया जारी हुआ है उसमें जो इस वक्त दुनिया में मुख्तलिफ तनाज़ात चल रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशन की गई है। उसके अलावा जो जैसे मैं जिक्र कर रहा था, इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल जो
آرڈر ہے اس کے اوپر تذکرہ کیا، تو ون بائی ون اس پر بات کرتے ہیں. جو امپورٹنٹ ٹیک اویز ہیں جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس میں برکس کے ممالک نے تمام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جو UN کا چارٹر ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے جہاں تک ممالک کے درمیان تعلقات ہوں یا تنازعات ہوں. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ ممالک کی طرف سے یہ پروپوزلز بھی سامنے آئے ہیں کہ مفاہمت اور جو مختلف ممالک کے گڈ آفیسز ہیں اس کو استعمال کر کے جتنے بھی تنازعات ہیں ان کو اچھے طریقے سے حل کرنا چاہیے. انٹرسٹنگلی آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ جو چین اور ایون بھارت ہیں جب روس اور یوکرین تنازع کی بات کریں تو وہ میڈیشن کی بھی بات کرتے ہیں، وہ حل کرنے کے ایشو کی بات کرتے ہیں. اور چونکہ برکس اس وقت ایک کرائیٹیریا بھی ڈیولپ کر رہی ہے تو اس وجہ سے بھی شاید پاکستان کو روس نہیں بلا سکا، حالانکہ روس کے ساتھ ہمارے تعلقات میں کہیں نہ کہیں تو گرمجوشی پیدا ہوئی ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے اس سے SCO کی کانفرنس سے پہلے روس کے ڈپٹی پرائم منسٹر اورچک یہاں پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے تھے. تو ایک گرمجوشی تو لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کا کازان میں نہ ہونا میں ذرا تعجب کی بات تو ہے. چین نے بھی زیادہ شاید زور اس لیے نہیں دیا کہ پہلے شاید کرائیٹیریا ڈیولپ ہو جائے، جو بھی رولز ہیں نئے ممبرز کو لینے کے لیے وہ ڈیولپ ہو جائیں، وہ فائنلائز ہو جائیں تو تب ہی بات آگے بڑھے. یہ بھی یاد رہے کہ جو فاؤنڈنگ ممبرز ہیں 4-5 اصل کنسنسس ان کا بڑا ضروری ہوتا ہے. اب یہ جو 4 نئے ممالک شامل ہوئے ہیں ان کے پاس شاید وہ اختیار نہیں ہے. ان 5 ممالک کا جو کنسنسس کسی نئے ممبر کے لیے ضروری ہوتا ہے. اب جب نیا کرائیٹیریا بنے گا تو پھر شاید یہ جو 9 ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کے اندر کنسنسس بلڈ کرنا ضروری ہو جائے گا. لیکن میرے لیے ایک یہ عجیب سی خبر ہے، یہ پاکستان نہیں ہے اور چین نے شاید اسی لیے انسسٹ نہیں کیا ہوگا.